की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपसे जुड़े जो विषय हैं उनको हम शामिल करते हैं। कुछ आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, और आज भी दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे आज के जो विषय हैं वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, और साथ ही बात होगी जैविक खेती एक वरदान। जी हाँ, इन दोनों विषय के बारे में आज आपको हम बेहतर ढंग से जानकारी देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या आपकी कुछ समस्याएं हैं इन दोनों से संबंधित, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। निःशुल्क नंबर है ये 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज खन्ना जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर खन्ना आपका। धन्यवाद। तो यहाँ हम आज आपको बताएंगे ना सिर्फ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, साथ ही बात होगी जैविक खेती के बारे में भी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो अब किसान हैं वो कितने जागरूक हो चले हैं। वो इस बात को समझते हैं कि हमें पानी की एक बूंद भी जो है वो कितनी कीमती है, उस बूंद को हमें बचाना होगा। और इसी उद्देश्य के साथ, यानी हर खेत तक पानी पहुँचे और प्रति बूंद अधिक उपज हम ले सकें, इस उद्देश्य के साथ एक योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। डॉक्टर मनोज खन्ना, आपसे हम जानना चाहेंगे इस योजना के बारे में, क्या स्थिति आज के समय में, और जब एक जाहिर तौर पर एक आवश्यकता महसूस की गई इस तरह की योजना की, कितना बदलाव अब आप देखते हैं? मैं खासकर हेलो किसान के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आज आपने बहुत उचित विषय लिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो आज इसको भी 4-5 साल हो गए हैं शुरू हुए जी। और इसने वो एक क्रांति लाई है हमारे पानी के क्षेत्र में। सबको मालूम है कि पानी की महत्वता, और पानी बिना कुछ भी नहीं हो सकता, खासकर खेती में जी। और उस समय ये देखा गया कि ये किस पानी को कैसे बचाया जाए, और न केवल बचाया जाए, वो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए जी। और हर क्षेत्र में जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर या ट्यूबवेल से सिंचाई होती है या नहर क्षेत्रों में सिंचाई होती है, सब क्षेत्रों के लिए इसमें कार्यक्रम तैयार किए गए। इसमें न केवल पानी को बचाने की व्यवस्था की गई और किसानों को मौका दिया गया, न केवल अपने किसान भाइयों को अपने तौर पे और सामुदायिक तौर पे भी ये उत्साहित किया गया कि आप अब ये पानी को बचाएं और पानी को इकट्ठा करें, पानी का संचयन करें। पानी इकट्ठा हो जाए, अब उसको किस तरह से उचित तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वो पानी इकट्ठा हुआ वो एक पैसे की तरह है। बैंक में आपका पैसा इकट्ठा हुआ है और उसको आप जैसे जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छी खेती आपके लिए प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक एक बूंद से अधिक उत्पादन किया जाए। ये है कि बूंद बूंद को बचा के अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, जिससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, उनकी लागत कम होगी, और जो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश का सपना है कि किसान भाइयों की आय में दुगनी हो जाए, वो उसमें एक योगदान आएगा। जी बिल्कुल, किस तरह का योगदान रह सकता है। और आपने जैसा कहा कि ये एक सदुपयोग पानी का कैसे हम कर सकते हैं, ये हमें जानना होगा। जल ही जीवन है, ये हम सभी जानते हैं, और कहा भी गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन किस तरीके से हमारे जो किसान हैं इसको अब अपना रहे हैं और क्या क्या फ़ायदे उनको इस योजना के जरिए मिल रहे हैं, साथ ही और आने वाले समय में किस तरह का बदलाव इस योजना में हुआ है, ये सारी जानकारी जो है हमारे विशेषज्ञ आज आपको देंगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
खेती में अच्छी फसल के लिए सिंचाई जरूरी है और सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण किसानों की फसलों को नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जी हाँ, सरकार किसानों की बेहतरी के लिए समय समय पर बहुत सी योजनाएं लाती रहती है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के तहत किसानों की पानी की समस्या को दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है। बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती है। वो कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाली जगहों पर है, उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकारें 10% खर्च उठाती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। इस योजना के तहत कृषि योग्य भूमि का विस्तार और विस्तारित भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंधन भी किया जा रहा है। जलाशयों को दोबारा भरना, बरसात के पानी को इकट्ठा करना, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना, ड्रिप और स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना इस योजना के उद्देश्य हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर पानी की बचत तो होगी ही, साथ ही पैदावार और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जाना आपने कितनी महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत की गई वर्ष 2015 में, और अभी तक अगर देखा जाए एक अच्छा खासा सफ़र ये योजना तय कर चुकी है। और इसी योजना के तहत हम मान सकते हैं डॉक्टर मनोज, जो किसान हैं वो जागरूक हुए हैं। ना सिर्फ ड्रिप इरिगेशन की हम बात करते हैं, स्प्रिंकलर की हम बात करते हैं, लेकिन आज के समय में जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो बारिश का पानी है वो जिस तरीके से जाया हो जाता है, वहाँ उसकी कम से कम बचत की जाए। ये बहुत आपने अच्छा उचित विषय उठाया। इस समय मौसम बारिश का चल रहा है। हमारा मानसून अब आखिरी चरण में है। सितंबर का महीना शुरू हो गया है और बहुत जगह बारिशें हो रही हैं। और इस बार जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हम ये देखते हैं कई बार बारिश एक दिन में ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो पहले एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहता था, अब वो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी बरस जाता है, असामान्य हो जाता है। उसके लिए हम किसान भाइयों को कहेंगे कि है ना, जब भी मौका मिले उस पानी का संचयन करें। अगर आपके खेत में पानी की आवश्यकता नहीं है तो आप उसको जाने ना दें। किसी तरह भी नाला, तालाब, अपने गांव में आपके तालाब होते हैं उनका दोबारा वो करें, मिट्टी निकाल दें, उसमें बारिश आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लें। जितना भी आप पानी अभी बचा पाएंगे वो आने वाले समय में जैसे रबी की फसलों के लिए आपके पानी के लिए वो उपलब्ध रहेगा और उससे आप अच्छी खेती और रबी के सीजन में भी आप कर पाएंगे। और एक और चीज, जब आपने इकट्ठा कर लिया उस पानी को, उसका इस्तेमाल ऐसे करें जैसे आप सोने का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इतना कीमती है वो पानी, केवल आप खुला पानी ना लगाएं। कोशिश करें फवारा सिंचाई इस्तेमाल करें या टपक सिंचाई इस्तेमाल करें, जिससे कि वो बूंद बूंद पानी या फवारा सिंचाई से न केवल आपका, जैसे आपको रिपोर्ट में देखा कि क्या आपकी पानी की तो बचत होगी, उसके अलावा आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका दाम ज्यादा बाजार में मिलेगा और उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, मतलब आय बढ़ेगी। यानी लागत कम और मुनाफा ज्यादा आपका हो सकता है। क्योंकि ना सिर्फ अगर हम जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं हमारी, जो कि इस योजना के तहत आती हैं, उसके जरिए भी किसानों को लाभ मिलता है और उसके लिए सरकार ने जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया, आर्थिक मदद भी इसमें सरकार दे रही है। बहुत आर्थिक मदद देती है। जैसा आपने रिपोर्ट में भी देखा कि इसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से करीब करीब आपको 40 से 50% की छूट मिलती है। उसके अलावा राज्य सरकार इसमें अपनी तरफ से भी छूट देती है। सीमांत किसान, लघु किसान, महिला किसान, अनुसूचित जनजाति किसान, इनको अलग से छूट मिलती है। तो टपक सिंचाई जैसे या फवारा सिंचाई में करीब करीब आपको 80 से 90% तक छूट मिलती है और इतना कम लागत में आप ये तकनीक इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे न केवल आपको बहुत फायदा मिलता है, आपको बहुत आसानी हो जाती है। अभी किसान को क्या होता है, पानी आता है, पानी लगाना होता है। अगर वो जमीन से पानी ट्यूबवेल से खींच के लगा रहा है तो उसको कस्सी लेके अपने खेत में खेत की तैयारी करनी पड़ती है, मेड़ काटनी पड़ती है, तब वो पानी लगता है। इसमें फवारा सिंचाई में एक बटन दबाया तो आपका फवारा चल गया, आपने एक समय तक उसको इस्तेमाल किया एक क्षेत्र में और उसके बाद बंद कर दिया।
इसी तरह से टपक सिंचाई में भी अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं या बागों की खेती करते हैं, उनमें आप बहुत आसानी से इसको एक बटन से आप चला सकते हैं। आपकी लेबर की बचत होगी, आपकी अपनी जिंदगी एक अच्छी होगी, किसान कार्य में भी जी बिल्कुल देखेंगे वहां भी निपुणता देखिए आ सकेगी। और खासतौर से जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, संसाधनों की हम बात करते हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण। और इसी के साथ आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं जैविक खेती के बारे में भी। इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर वाई एस शिवे जी का, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिवे, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। डॉक्टर शिवे, जानना चाहेंगे आपसे, जैविक खेती की अगर बात की जाए, ये एक ऐसी खेती जो हम देखते थे पहले समय में भी की जाती थी, लेकिन बीच में जब हमने देखा अत्यधिक मात्रा में जो रसायन है उनका इस्तेमाल होने लगा, और आज के समय में शायद फिर से मांग जो है वही आ चली है। जी बिल्कुल, जैविक खेती का जो है महत्व बढ़ता चला जा रहा है। और जैविक खेती जो एक ऐसी खेती है जिसमें जो है रासायनिक खादों का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है, और इसके साथ साथ कोई भी केमिकल्स का उपयोग नहीं होता है, बल्कि हम जो है जो हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं उनके माध्यम से ही जो है खेती का प्रबंधन करते हैं, और जो भी उत्पाद होता है वो केमिकल रहित होता है। और इसकी दिनों दिन जो डिमांड है, विशेषकर जो बाजार में जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वहाँ बढ़ती चली जा रही है। और आने वाले समय में गवर्नमेंट भी इसको बढ़ाना चाह रही है। और मैं समझता हूँ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और हमारे जो विशेषकर जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा केमिकल का उपयोग किया गया है, कहीं ना कहीं वो हमारे खाद्य अवशेष में आ जाते हैं, और उससे काफी प्रॉब्लम आई है। तो उस हिसाब से हमारी सरकार जो है इस तरफ काफी ध्यान दे रही है। और जैविक खेती से जो भी मतलब एक तो किसानों को भी फायदा होता है, उसके साथ साथ मृदा का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है, और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर है उसको भी एक अच्छा उत्पाद मिलता है। ये यानी उत्पादक को भी फायदा और उपभोक्ता को भी है। गुणवत्ता युक्त जब उत्पाद मिलता है तो उनके लिए भी ये फायदे से कम नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है जैविक खेती एक वरदान। इस बारे में आपसे और आगे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। जैविक खेती करने का वो तरीका है जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशियों की बजाय जैविक खाद, केचुआ खाद और हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं। जैविक खेती करने का मुख्य मकसद मिट्टी, पौधों, पशुओं और इंसानों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फसल की पैदावार को बढ़ाना है। किसान पारंपरिक प्रबंधन से जैविक प्रबंधन के लिए जमीन का बदलाव लगातार 2 से 3 साल तक उसी जमीन पर जैविक खेती करके कर सकते हैं। जैविक खेती करने से किसानों, मिट्टी और पर्यावरण तीनों को ही फायदा होता है। जैविक खेती से जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल भी बढ़ता है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में भी कमी आती है, साथ ही फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। मिट्टी के हिसाब से देखें तो जैविक खाद का उपयोग करने से जमीन की गुणवत्ता में सुधार होता है, भूमि की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। वहीं पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो भूमि का जल स्तर बढ़ता है और पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। जैविक विधि से तैयार सब्जियों की भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। जैविक विधि से तैयार सब्जियों में कीड़े मकोड़े और रोगों के लगने का खतरा भी कम होता है। जैविक खेती शुरू करने से पहले मौसम, भूमि, फसल की मांग, उत्पाद की कीमत जैसी बातों को अच्छी तरह समझ ले। जैविक खेती करने से पहले कुछ सावधानियां भी जरूर होती है, जैसे जहां की मिट्टी बहुत कमजोर हो वहां जैविक खेती नहीं करनी चाहिए। तो जाना आपने किस तरीके से लाभ आपको मिल सकता है अगर आप जैविक खेती करते हैं। और खासतौर से डॉक्टर मनोज, इस रिपोर्ट में हमारे दर्शकों ने भी देखा कि जो जैविक खेती है उसके ज़रिए भी किसानों को लाभ मिलता है, लेकिन एक जो समस्या लगातार सामने आई वो थी भूजल स्तर की, जिसमें लगातार कमी होती जा रही थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि पहले जब किसान सतही सिंचाई करते थे तो बस पानी चलाकर छोड़ दिया जाता था खेत में, फसल को भी नुकसान होता था, लागत भी जाती थी। अब ये जो फ़ायदे हैं धीरे धीरे किसान समझने लगे हैं।
बहुत समझने लगे हैं। उन्हें ये देखने में लग रहा है कि अपना भूजल का जो स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है। उससे न केवल उनकी लागत बढ़ती है, उन्हें अगर मोटर लगा रखी है तो उन्हें नीचे करनी पड़ती है, पानी टूट जाता है और उससे पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। तो ये हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और इसीलिए वो बहुत वर्ग, किसानों का एक वर्ग जल संचयन के लिए बहुत आगे जा रहा है कि जैसे बारिश का पानी आया और आपने बारिश के सीजन से पहले ही अपने तालाब और मेड़ अच्छे से कर लिए, जितना खेत का पानी खेत में ही आपने रोक लिया, उससे जब बारिश हुई उस समय उनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ी और उससे उनका पानी की बचत हुई। और भूजल स्तर पे भी अगर आपने संचयन किया है और उससे वो पानी नीचे जाएगा तो उससे भूजल का स्तर बढ़ेगा और उससे कम से कम हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि भूजल का स्तर कम ना हो। जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतना पानी हम डाल पाएं अपने पूरे साल के पानी के चक्र में। पानी के जो चक्र है उसमें इस तरह इस्तेमाल करें जैसे आपका बैंक अकाउंट है, अगर आप निकालते जाएंगे तो वो खाली हो जाएगा, लेकिन अगर हमें भूजल खत्म हो गया तो हमारी खेती खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए हमें पानी का संचयन, संरक्षण करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे कि मुहिम भी हमने देखी, खेत का पानी खेत में, और इसके साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय जिसने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कई अभियान चलाए, जिससे जागरूकता जो है अब वो बड़े स्तर पर नज़र आती है किसानों के बीच। लेकिन फिर भी जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या हो सकता है और कैसे आप अपना भी योगदान दे सकते हैं पानी को बचाने के लिए, साथ ही जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और साथ ही जैविक खेती किस तरीके से आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। हमारे विशेषज्ञ लगातार आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नंद स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंद स्वरूप जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से जी। मैं जानना चाहता हूँ कि टपक सिंचाई व्यवस्था में जो है किन किन फसलें बो सकते हैं जी? और जो फुहारा सिंचाई व्यवस्था है उसमें हम कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं जिससे अच्छा रिस्पांस, अच्छा फायदा, अच्छा उत्पादन मिल सके? जी नंद स्वरूप जी, आप कौन सी फसल लेते हैं? चलिए संपर्क के साथ टूट चुका है, लेकिन कौन कौन सी प्रमुख तौर पर ये नंद स्वरूप जी का सवाल बड़ा उचित सवाल है। हमारे किसान भाइयों को कई बार ये समझ नहीं आता है कि अगर हम फव्वारा लगाना चाहते हैं या टपक सिंचाई तो उनमें कौन सी फसलें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहले बात करूं टपक सिंचाई की, तो टपक सिंचाई में हम कोशिश करें कि बाग वाली फसलें, जहां पे जितने भी आप बाग लगाते हैं उन फसलों में बहुत आसानी से आप टपक सिंचाई इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसके बाद बात करें हम अगर वो सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं जो महंगी सब्जियों की, और वो कोशिश करें कि मतलब जिसमें हाई वैल्यू, मतलब उसकी अधिक मार्केट में डिमांड अच्छी हो या मार्केट में उसका दाम अच्छा मिलता हो जी। उन फसलों में हम टपक सिंचाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका टपक सिंचाई का एक फायदा मैं इसलिए अभी बता दूं, नंद किशोर जी सुन भी रहे होंगे
कि इसमें एक खासियत है कि आप इसमें खाद भी साथ साथ लगा सकते हैं, आपकी खाद की भी बचत होती है। तो हमने टपक सिंचाई की बात की, अब हम फव्वारा सिंचाई की बात करें तो फव्वारा सिंचाई न केवल सब्जियों में तो लगा ही सकते हैं, उसके अलावा गेहूं है, चने में हम बहुत कम पानी देते हैं, उसमें 1 या 2 पानी देते हैं। कोशिश करें अगर फव्वारे से दे पाते हैं तो आपकी उत्पादकता दुगनी के करीब हो जाती है। ये हमारा अनुभव है। गेहूं है, चना है, जितनी भी क्लोज ग्रोइंग मतलब नज़दीक वाली फसलें हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम सब्जियों की खेती में बहुत तरह के फव्वारे आते हैं। कोई बड़ा फव्वारा आता है, कोई मीडियम फव्वारा आता है, एक मिनी स्प्रिंकलर आता है जिसे आप फव्वारा मिनी स्प्रिंकलर भी एक फव्वारे का रूप है जिसे आप सब्जियों की खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और हमारे दर्शक जो हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे अलग अलग तरह के जो सिंचाई के उपकरण आते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर शिवे आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैविक खेती की पहल की अगर हम बात करते हैं, जो किसान है इसके फ़ायदे जानते हैं, लेकिन समस्या यही आती है कि पहले हमने जो फसल ली उसमें रसायन का इस्तेमाल किया, लेकिन अब जैविक खेती की तरफ अगर जाना है तो कैसे इसकी शुरुआत कर पाएंगे? हाँ देखिए, जैविक खेती के जाने के लिए हमारे जो कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं उसमें करीब 2 साल से 3 साल तक का वक्त लगता है। कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं हम उसको, कन्वर्जन खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो जो हमारी जितनी भी हमारी एनुअल क्रॉप हैं उनके लिए लगभग 24 मंथ 24 महीने की जरूरत पड़ती है कन्वर्जन पीरियड की। लेकिन जो प्लांटेशन क्रॉप है या लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है उनके लिए जो हमको 3 साल का वक्त लगता है। जी, यदि हम कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस पीरियड के अंदर हम किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसको जैविक खेती में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 2 से 3 साल लगते हैं। तो उस पीरियड के अंदर जो भी हमारी उत्पाद होगा उसको हम लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन उसको हम सर्टिफाइड करके नहीं बेच सकते। सर्टिफिकेशन के लिए हमें जरूरी है कि 2 साल हम कन्वेंशनल फार्मिंग से जो ये केमिकल एग्रीकल्चर बोलते हैं उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जाते हैं। तो उस पीरियड में हमारे जो भी रसायन के अवशेष बचे होते हैं मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, वो सारे नष्ट हो जाएं और तब हमारे लिए एक अच्छा उत्पाद, केमिकल रहित उत्पाद मिलता है। उसी को हम सर्टिफाई करा के और फिर उसको बाजार के अंदर बेच सकते हैं, चाहे बाजार हमारा लोकल मार्केट है, चाहे हमारा जो नेशनल मार्केट है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट है। यानी प्रमाणीकरण के बाद काफ़ी आसानी हो जाती है और बेहतर उत्पाद के जो भाव है वो हमारे किसान को मिलने लग जाता है। लेकिन आवश्यकता यही कि सारी जानकारी आपके पास हो। फिलहाल जानकारी लेने के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, આપણે ફુવારા પદ્ધતિ का चाहिए जी। फव्वारा पद्धति के बारे में आप जानना चाह रहे हैं मुकेश जी? हाँ जी, जूनागढ़ गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी आपका स्वागत है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने फव्वारा पद्धति, और जो कि जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे, फव्वारा पद्धति हम सभी तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जहां पे जमीन ऊंची नीची हो और आपको लेवलिंग या समतलीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन जगहों पे आप फव्वारा सिंचाई बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ट्यूबवेल है या बोरवेल है या आपका नहर का पानी है, वहाँ से आप अपना उसका तालाब बना के तालाब से पानी उठाना चाहते हैं, वहाँ से पानी उठाकर आप इन फसलों में बहुत आसानी से पानी की बचत कर सकते हैं और पानी लगा सकते हैं। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक जगह पे, जैसे ये पोर्टेबल सिस्टम होता है, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। एक जगह आपने सिंचाई की, चलाया उसे 2-3 घंटे, जैसी जिस तरह की फसल है उसकी जैसी आवश्यकता है वहाँ पर चलाया, और उसके बाद उसको उसी सिस्टम को उठा के दूसरे आपके खेत के दूसरे क्षेत्र में ले जाकर आप लगा सकते हैं। तो और इसमें आपको सिर्फ जब पानी लग रहा होगा आपको कोई वो नहीं करना है। एक बार आपने जब फसल में बिछा दिया फव्वारा सिंचाई, उसके बाद सिर्फ बटन ऑन करना है और फव्वारा से पानी जैसे बारिश का पानी लगता है वैसे ही लगता रहेगा, और फिर उठा के दूसरी जगह लगा दिया तो वहाँ पे भी पानी लग सकता है। जी,
बिल्कुल, देखिए किस तरीके से एक ऐसी पद्धति जिसके ज़रिए ना सिर्फ पानी की बचत होती है, आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और बेहतर लाभ आपको आने वाले समय में उससे मिल जाता है जब आप उसको बाजार लेके पहुंचते हैं। और ख़ासतौर से देखा जाए तो इन विधियों के ज़रिए करीब 60 से 70% आप पानी की बचत कर लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी किसान के लिए। साथ ही जो नए किसान जुड़ते हैं, जिस तरीके से जैविक खेती की भी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर शिवे, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा कि प्रमाणीकरण के बाद काफ़ी आसानी जो है वो हमारे किसानों को होती है, लेकिन क्या कोई ऐसी फसल जिसका विकल्प आप देना चाहेंगे अगर शुरुआत हमारे किसान करना चाह रहे हैं जैविक खेती की? क्योंकि अलग अलग सब्जियों की खेती हम देखते हैं जैविक रूप से होती है, फलों की भी की जाती है। आपके अनुसार क्या बेहतर रहेगा किसान के लिए? देखिए, किसानों के लिए विशेषकर जैसे मैं बताना चाहूँ, बासमती धान की खेती करना चाहें तो एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि बासमती धान की हमारे नेशनल मार्केट में तो डिमांड है ही, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी काफी डिमांड बढ़ रही है जी। और हम जो है मुद्रा अर्जित करते हैं बासमती धान को एक्सपोर्ट करने से। तो यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसकी तो और भी ज्यादा अच्छी मुद्रा हम अर्जित कर सकते हैं और इसका काफी बड़ा उपयोग हो सकता है हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, यदि वो बासमती धान की खेती करना चाहें ऑर्गेनिक तरीके से तो पैदावार भी उनको अच्छी मिलती है। इसी तरीके का 2-3 साल के बाद में पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। तो बासमती धान एक अच्छा विकल्प किसानों के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ जो है धान के बाद में चना है, मटर है, मसूर है, ये भी ले सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। ये भी एक अच्छा विकल्प है। बिल्कुल डॉक्टर शिवे, लेकिन एक शंका किसान के जहन में ये रहती है कि जैसा जिसका आपने भी जिक्र किया, जो पैदावार है वो बहुत कम हो जाएगी या हमें नुकसान हो सकता है। इस तरह की जो कहीं ना कहीं धारणाएं आ जाती हैं तो किसान डरने लगते हैं। क्या आवश्यकता है कि इस तरह की जो धारणाएं हैं उनको पीछे छोड़कर हमारे किसान आगे बढ़ सकें? हाँ, देखिए ऐसा है, शुरू में थोड़ी बहुत जो है ईल्ड कम आती है, लेकिन 2-3 साल के बाद में जो हम पोषक तत्व का प्रबंधन हरी खाद के माध्यम से करते हैं या हम जो है FYM डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, बायो फर्टिलाइजर डालते हैं, तो हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति अच्छी हो जाती है जी। जो हमारा क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको रिसाइकिल करते हैं, फार्म के ऊपर ही उसको मिट्टी के अंदर मिलाते हैं। तो इन सारे जो पद्धतियां हैं उनको अपनाने से हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति अच्छी हो जाती है और मिट्टी की जो संरचना वो भी अच्छी हो जाती है। अभी खन्ना साहब पानी के उपयोग के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहां हम ऑर्गेनिक सोर्सेज का न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं वहां पे तो हमारी पानी को अवशोषण करने की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो है हमारे कोई ड्रॉट आता है, सूखा पड़ती है या इस तरीके की बाढ़ आती है, उसमें नुकसान भी कम होता है। तो इस तरीके से जो है किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें शुरू में थोड़ी बहुत ईल्ड कम आती है, लेकिन बाद में जो है ईल्ड स्टेबलाइज हो जाती है और अच्छी उत्पाद उनको मिल सकता है अपनी फसल से। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि जल धारण क्षमता जो है उसमें इजाफा हो जाता है और इसके साथ साथ और भी कई फायदे हैं, वो भी आपसे जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ नीलेश जी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नीलेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं नीलेश कुमार कौरव, ग्राम कुसमी, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी नीलेश जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जी, तो सर मैं ये ड्रिप लगवाना चाहता हूँ खेत में 1 हेक्टेयर के लिए, तो इसके लिए मेरे को कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें कोई मतलब परफेक्ट ये रहता है मतलब कि इतने लोगों को दिया जाएगा कि अपन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और ये कितने दिन में लग जाएगा? चलिए, कैसे आवेदन करें, कहाँ संपर्क करें और कितना समय लागत के साथ? नीलेश जी, आप उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में सिंचाई को बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। नरसिंहपुर क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है और वहाँ पर फव्वारा सिंचाई बहुत समय से लगी हुई है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप टपक सिंचाई लगाना चाहते हैं। टपक सिंचाई अगर आपने लगाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको पूरी आर्थिक सहायता दी जाती है, तकनीकी सहायता दी जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी आपके जिले के, उनसे संपर्क करें। हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम हमारी भारत की चल रही है और आप उनसे संपर्क करके आप किस फसल में लगाना चाहते हैं उसकी आपको पूरी तकनीकी जानकारी दी जाएगी कि जैसे 1 हेक्टेयर में आप लगाना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा, आपको क्या आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की कितनी व्यवस्था होनी चाहिए, कितनी इसकी लागत आएगी,
ये पूरी जानकारी आपको जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से ही मिलेगी आपको, क्योंकि वही लोग इसका स्कीम का संचालन करते हैं राज्य स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, जनपद स्तर पे। तो आपको उन्हीं से संपर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको तकनीकी जानकारी चाहिए तो आपके अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी मिलके आपको वहां वैज्ञानिक भी आपको तकनीकी ज्ञान दे सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, सीधे आप जाएं और तुरंत आप जिला कृषि अधिकारी या बागवानी अधिकारी से संपर्क करें, वो आपको पूरी मदद करेंगे और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आपने पूछा कि कितना समय में मेरा हो सकता है, मेरे हिसाब से अगर आप कोशिश करेंगे अभी तो आप इस साल की रबी फसलों के लिए आप अपना इसमें टपक सिंचाई अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ देखिए पानी को बचाने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, अपनी लागत को भी बचा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर मनोज, अगर हम देखते हैं क्योंकि जो योजना है ना सिर्फ जो अलग अलग सिंचाई की पद्धतियाँ उन तक सीमित है, बल्कि जलाशयों के पुनरुद्धार की बात कही गई है, जीर्णोद्धार की बात कही गई है, वो कितना महत्वपूर्ण आज के परिप्रेक्ष्य में है? ये योजना का तरीका यही है कि पानी से संबंधित जलाशयों को आपने जीर्णोद्धार करिए। पुराने जो बने हुए हमारे भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने बहुत समय लगाया है पुराने जलाशयों को बनाने में। होता क्या है कि उनकी मरम्मत नहीं होने से या उनका उद्धार नहीं होने से वो वैसे के वैसे उनका इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत किसान भाई न केवल अकेले बल्कि अपने सामुदायिक रूप से पूरे गांव के किसान मिलके अपने क्षेत्र में हर गांव में कहीं ना कहीं जलाशय होते हैं और उनका आप जीर्णोद्धार कर सकते हैं। उसके लिए भी तकनीकी और आर्थिक सहायता मिलती है। बिल्कुल। इसमें अगर आप किसान ये चाहता है कि मेरे अपने खेत में ही जलाशय बनाऊं मैं और उसका इस्तेमाल करूं, वो भी संभव है। ये भी संभव है। उसके साथ साथ वहाँ भी देखिए जो आर्थिक मदद है वो आपको मिल सकती है। तकनीकी जानकारी तो लगातार मुहैया कराई ही जा रही है, लेकिन आर्थिक मदद भी जो आवश्यकता है किसान का ज़्यादा खर्च ना हो उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं वो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ये हर प्रयास कर रही हैं कि जिससे पानी की बचत हो सके और किसान की जो समस्याएं हैं वो खत्म भी हों। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं जैविक खेती और इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। एक महत्वपूर्ण योजना जिससे जुड़कर ना सिर्फ आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, बल्कि आपकी जो फसल है वो भी गुणवत्ता युक्त ले सकते हैं। लेकिन जब बात गुणवत्ता की जाती है, जैविक खेती के जरिए भी कई फायदे आपको मिलते हैं। डॉक्टर शिवे, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने बताया कि अलग अलग फसलें हैं जिनको किसान अगर चाहें तो वो ले सकते हैं जैविक खेती के रूप में, लेकिन अगर बात की जाए लागत की, किसान को लगता है कहीं लागत जो है वो ज़्यादा ना आ जाए। पैदावार भले ही शुरुआत में कम हो रही है, लेकिन लागत को किस तरीके से हम यहाँ पर नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, देखिए, लागत का एक बड़ा इश्यू आ जाता है कभी कभी, क्योंकि जो भी हम उत्पाद पैदा करना चाहते हैं ऑर्गेनिक के माध्यम से, तो उनके लिए जो पोषक तत्व की आपूर्ति है या हमारा खरपतवार का नियंत्रण है या हमारा जो फसलों का प्रबंधन है वो जैविक तरीके से ही किया जाता है। तो उसके लिए हमारी सरकार भी जो है अनुदान दे रही है। हमारी सरकार जो अनुदान दे रही है वो 3 साल तक जो है 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रही है। और उसका पर्पज यही है कि जो भी हम उत्पाद खरीदते हैं उसके लिए कुछ अनुदान देती है सरकार, और कुछ जो है उसका शेयर जाता है सर्टिफिकेशन के लिए और दूसरी चीजों के लिए। तो इस तरीके से कुछ मतलब अनुदान के माध्यम से भी जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। और शुरू में जो उत्पाद उनको चाहिए और जैविक खेती के लिए, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं या वर्मी कंपोस्ट है, उसके लिए थोड़ा उनको खर्चा करना पड़ता है। लेकिन लंबे समय तक यदि वो खेती करना चाहेंगे तो इन सब चीजों का उत्पादन, विशेषकर जैसे वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की गली सड़ी खाद है या हरी खाद है, काउपी की, मूंग बीन की, तो वो खुद ही मैनेज कर लेंगे। विशेषकर जैसे कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर ये कहते हैं कि हमको जो है हरी खाद जरूर लगाना चाहिए, तो हरी खाद हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि मूंग की खेती करें धान गेहूं के फसल चक्र के अंदर, और मूंग की जो फलियां तोड़ने के बाद में अवशेष बचता है उसको हम मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं। तो ये एक जो हमारा हरी खाद के रूप में, तो इस तरीके से एक लागत कम की जा सकती है। बायो फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। विशेषकर जो है उनको जो खर्चा करना पड़ता है शुरू में वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालने के लिए, या जो है उनको जो जैविक नियंत्रण से जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, उनको नियंत्रण करने के लिए जो कुछ हमारे जैव उत्पाद होते हैं उनको यूज करने में खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यदि वो लंबे समय तक करना चाह रहे हैं तो इन सब चीजों का उत्पादन वो अपने फार्म पे भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन है, या हमारे जैसे नीम का ऑयल यूज करते हैं कि कीड़े मकोड़ों को नियंत्रण करने के लिए नीम के पौधे अपने फार्म पर लगा सकते हैं। उनकी निवोलियां इकट्ठी करके उनको ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनकी पत्तियों को जो उबाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है किसानों को कहीं ना कहीं अपने तरीके से जो जैविक हमें उत्पादन के लिए हमारे इनपुट चाहिए, आयात चाहिए, तो उनको जो है अपने फार्म पे ही वो अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके उनकी जो लागत जो कम होती चली जाएगी, और अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा मार्केट में भाव भी अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा लाभ मिल सकता है कि लागत देखिए आपकी किस तरीके से कम हो रही है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो भारत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैं सर वो पौड़ीकटवाल से बोल रहा हूँ, भारत सिंह सर। वो मैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। या ड्रिप इरिगेशन पहाड़ों में कामयाब है कि स्प्रिंकलर कामयाब, और उसमें कितनी अनुदान की संख्या की गई है जिम्मेदार के लिए, कितने अनुदान मिलता है? जी, जानना चाह रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रिप या स्प्रिंकलर जो हैं कितने कामयाब हैं, और वहाँ पर जो अनुदान की बात है वो या योजना का जो लाभ है कैसे मिल सकता है? भरत सिंह जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में टपक सिंचाई, जहाँ पे पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है, कई बार पानी आता है लेकिन बह के चला जाता है, तो वहाँ पे आप पानी का संचयन कर सकते हैं और उस पानी का इस्तेमाल आप टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी ये जो योजना है उपलब्ध है, और जैसी आप लोगों को व्यवस्था जमीनी क्षेत्रों में है, समतली क्षेत्रों में जितनी अनुदान की राशि मिलती है या सब्सिडी मिलती है उतनी ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी मिलती है। और खासकर अगर आपके क्षेत्र बहुत छोटे छोटे हैं तो आप, मेरा सुझाव रहेगा कि आप मिनी स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर सकते हैं,
जहां पर आप छोटे छोटे खेतों में सब्जियों की खेती या और दूसरे फसलों की खेती भी आप कर सकते हैं जी। अगर आपने बाग लगाने की व्यवस्था करी है या आपने ज़्यादा गुणवत्ता वाली या ज़्यादा महंगी वाली सब्जियों का आप उत्पादन करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि टपक सिंचाई की व्यवस्था करें, उसके साथ खाद भी टपक सिंचाई से लगाएं और उससे न केवल आपका कम पानी से ज़्यादा उत्पादन होगा और आपको दाम बाजार में उस फसल का ज़्यादा मिलेगा। जी डॉक्टर मनोज, पहले जो किसान है उनको लगता था अगर आप संरक्षित खेती कर रहे हैं, पॉली हाउस में अगर कर रहे हैं तो सिर्फ वहीं पर संभव है कि आप ड्रिप लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ तक जो किसान गन्ने की खेती करते हैं उन्होंने भी अपना लिया है। गन्ने की खेती में हमारे बहुत सारे किसान, खासकर महाराष्ट्र क्षेत्र में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब किसान भाई जागरूक हो रहे हैं और टपक सिंचाई से वो गन्ना उगा रहे हैं, क्योंकि पानी की महाराष्ट्र में खासकर पानी की बहुत उपलब्धता कम है। उन क्षेत्रों में गन्ने की खेती वो करते हैं तो ये कहा जाता है कि फव्वारा सिंचाई इस्तेमाल करें या आप टपक सिंचाई इस्तेमाल करें, उसमें पानी की बचत होगी और आपकी जो गन्ने की क्वालिटी आएगी या उसमें शुगर कंटेंट या उसका मिठास वो ज्यादा अच्छी आएगी अगर आपने इन विधियों से उसमें पानी लगाया है तो। जी, और खासतौर से जो हमारे बारानी क्षेत्र हैं वहां के लिए तो एक तरीके से वरदान हम मान सकते हैं। बिल्कुल वरदान है उन क्षेत्रों में जहां पे पानी की उपलब्धता बहुत कम है। मैंने जैसे शुरू में भी बताया कि आप पानी, अगर जैसे इस समय मानसून का समय चल रहा है, अगर आपने अपने तालाबों में इनमें पानी भर के रख लिया तो आप अपने आने वाले समय में भी, आने वाले महीनों में भी उस पानी को इस्तेमाल करके, बट उचित तरीके से इस्तेमाल करके, और कोशिश करिए कि खुला पानी ना दें। हर खेत को पानी देने की भी इसमें व्यवस्था है जी। ये एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक भाग है, हर खेत को पानी। उसका अर्थ यह है कि आपके स्रोत से लेकर खेत तक हम कई बार खुली नालियों में पानी को ले जाते हैं जी। उससे करीब करीब 25 से 30% पानी हमारा जमीन को ही चला जाता है। मतलब खेत तक पहुंचने से पहले ही आपका पानी खत्म हो गया जी। तो कोशिश करिए कि आप अपने खेत का पानी पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था करें और इसकी भी आपको आर्थिक सहायता इस योजना में मिलती है जी। कि आप पाइपलाइन लगा के अपने स्रोत से खेत तक पानी पहुंचा सकते हैं। उससे न केवल आपके पानी की बचत होगी और आपका समय बचेगा। कच्ची नाली को आपको रोज रोज ठीक करना पड़ेगा और वो कच्ची नाली से जो जमीन आपकी खेती से हट जाती है उसमें भी आप खेती कर सकते हैं तो आपकी जमीन की भी उपलब्धता बढ़ती है जी। यानी कि भले ही छोटा सा हिस्सा ही सही, लेकिन आपका जो देखिए उत्पादन है उसमें जाहिर तौर पर जो फर्क है वो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से उत्पादन आपका बढ़ रहा है, गुणवत्तापूर्ण आ रहा है और आपकी जो लागत है वो लगातार घट रही है। साथ ही डॉक्टर शिवे, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने बात की पानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, और जैविक खेती के लिए भी हमने देखा जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना है वो काफ़ी लोकप्रिय रही है। उसके जरिए जो क्लस्टर अप्रोच है वो अब नजर आ रही है किसानों के बीच। जी बिल्कुल, ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। उसका पर्पज ही ये है कि किसानों को जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो बढ़ावा दिया जाए और उनको आर्थिक सहायता दी जाए। उनके जो प्रॉब्लम जो भी आती हैं सर्टिफिकेशन में या उनके उत्पाद को बेचने में, उन कठिनाइयों को दूर किया जाए। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है किसानों के लिए, दोनों तरीके से। एक तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए और दूसरे सर्टिफिकेशन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उनको दूर करने के लिए, और साथ साथ जो है उनके वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि भाई जो उत्पाद पैदा कर रहे हैं उनको जो वहीं उसका प्रोडक्ट बना कर पैकेजिंग करें और ब्रांडिंग करें और फिर उसको जो मार्केट में लेके जाएं। चलिए, बिल्कुल। महाराष्ट्र हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ नमस्कार, मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जयवंत कात्रे है। जी जयवंत। मुझे वो कृषि सिंचन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन के बारे में जरा आपको पूछना है जी। तो मैं आधार कार्ड मेरा मुंबई का है, लेकिन मेरा जमीन हमारे गांव में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है जी। अभी क्या होता है वहाँ, यहाँ बोलते कि अब आधार कार्ड वहाँ का, रेशन कार्ड वहाँ का, तो यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली रूल्स क्या है। अगर मेरा इधर जमीन है तो उधर मैं सिंचाई नहीं कर सकता हूँ क्या? ये जरा मुझे जानकारी बताइए आप। जी बिल्कुल, डॉक्टर मनोज, क्या आप जरूर कर सकते हैं। आपका बड़ा उचित क्वेश्चन है।
सवाल है कि आपका आधार कार्ड मुंबई का है और आपकी खेती रत्नागिरी या जहां पे भी आपका गांव है वहां से आप कर रहे हैं, तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें या जिला बागवानी अधिकारी से कि जहां पे आपकी जमीन है वहां पर आपको पूरी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो भी सहायता, आर्थिक सहायता मिलती है, चाहे वो टपक सिंचाई, पानी को संचयन करने की या पानी हर खेत को पानी पहुंचाने की, उन सब जो स्कीम्स हैं उनमें जो भी आर्थिक सहायता मिलती है वो जरूर आपको मिलेगी। आप अपने जिला के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और उससे आपको सारे सवालों का आपको हल मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके लिए देखिए, आपकी रत्नागिरी में अगर ज़मीन है तो वहाँ का प्रमाण पत्र जो है वो आपको दिखाना होगा, वो आवश्यक हो जाता है। और अगर आप पट्टे पर भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो योजना है इसका लाभ आप ले सकते हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ इस जानकारी को बेहतर ढंग से जानने की और फिर इसको अपनाने की। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और साथ ही जैविक खेती कैसे वरदान साबित हो रही है किसानों के लिए। इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और आपकी जानकारी को पुख्ता कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो जी। हाँ, मैं निरंजन सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के सागर जिला से। जी। हाँ, हम जैविक खेती करना चाह रहे भैया जी। और 3 साल से हमने फर्टिलाइजर में लाया नहीं है, 1.25 एकड़ में, और उसमें उत्पादन मात्र 5 क्विंटल से ज्यादा नहीं होता कभी, और जबकि उसमें हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। जी, कौन सी फसल आप ले रहे हैं? सरबती गेहूँ। बिल्कुल। डॉक्टर शिवे, हमारे साथ निरंजन जी जुड़े हैं। ये गेहूं पिछले 3 साल से हमने उसमें फर्टिलाइजर डाला ही नहीं। जी बिल्कुल। और जैसा आप बता रहे थे कि करीब 3 साल का समय लगता है जब बदलाव की हम बात करते हैं, और निरंजन जी को भी यही इंतजार है कि आखिर कब तक जो बदलाव है वो संभव हो पाएगा, जो उपज है कब और ज़्यादा बढ़ पाएगी या और ज़्यादा लाभ इनको मिल पाएगा गेहूं की जैविक खेती करके। डॉक्टर शिवे, आप सुन पा रहे हैं हमें? उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, सरबती गेहूं की खेती कर रहे हैं ये। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाने की जरूरत है, उसमें जो है हरी खाद का जरूर इस्तेमाल करें आप। हरी खाद जो ढैंचा वगैरह होती है या सनई होती है, उसको उगाएं और मिट्टी के अंदर जो उसको मिला दें।
और लगभग जब 40 से 45 दिन की हो जाए तभी मिला देने चाहिए। तो इस तरीके से उनकी मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो कम है, कमजोर है, मिट्टी की अच्छी उर्वरता नहीं है, तो उसको बनाने के लिए हरी खाद का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ वो गेहूं के साथ साथ चने की भी मिक्स के जो हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग है उसको करें, अर्थात करीब 6 से 7 लाइन जो है गेहूं की लगाएं और दो लाइन जो है चने की लगाएं। तो इस तरीके से जो इंटरक्रॉपिंग करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, तो उनकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी और अच्छा पैदावार मिलेगी। और जैविक खेती के लिए ये भी जरूरी है कि हम जितनी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे अपने खेत के अंदर जो उतनी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी और हमारे उत्पादन जो बढ़ेगा। तो गेहूं के साथ साथ मैं इनको ये कहना चाहूंगा, चना या जो है उसके साथ साथ मसूर दोनों की जो है मिश्रित खेती करें तो इनका उत्पादन अच्छा बढ़ेगा। और बुआई करने से पहले यदि खेत के अंदर जो है गोबर की गली सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ जो बायो फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे आजकल बायो फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं जो बाजार के अंदर भी उपलब्ध हैं और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहां से भी मिलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी, तो उसका इस्तेमाल करें। विशेषकर जो है PSB फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, एजोस्पेरिलम, एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरियल बेस भी बहुत से फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल, काफी लाभ इनके जरिए किसानों को हो रहा है और इसी वजह से जो हमारे विशेषज्ञ हैं आपको भी बता रहे हैं इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी हरियाणा से। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कि इसमें कैसे क्या अप्लाई करें? जी, आवेदन कैसे कर सकते हैं ये विक्रम जी जानना चाह रहे हैं भिवानी हरियाणा से। जो टपका सिंचाई है इसमें सबसे मेरा नाम आएगा जी। हाँ, आपने ये इच्छा जगाई है कि मैं टपक सिंचाई अपने क्षेत्र में लगाना चाहता हूँ जी। और उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी, आपके जिला के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करिए और अपने किस क्षेत्र में आप लगाना चाहते हैं, किस फसल में आप लगाना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत बड़ा क्लियर कट बताया गया है कि इस फसल में प्रति हेक्टेयर कितना पाइप लगेगा, कितनी उसमें सामान लगेगा, कौन सा फिल्टर लगेगा, पूरा एक एक सामान की लिस्ट बनी हुई है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं कि मुझे इस पे आर्थिक छूट चाहिए और अपने सारे कागज जो भी ज़रूरत हैं उसमें वो आप जमा कराइए, आपको पूरी छूट मिलेगी। कंपनी आपको डायरेक्टली आपके क्षेत्र में लगाएगी और आपको उसको जो भी अनुदान के अलावा की राशि है उतना देना पड़ेगा। अनुदान की राशि राज्य सरकार डायरेक्टली उस उत्पादन जो कंपनी होती है जो ये टपक सिंचाई का सिस्टम सप्लाई करती है उसे दे देती है। आपको सिर्फ अपने आवेदन के अलावा जो आपको वो मिल रहा है, सब्सिडी के अलावा जो रकम होगी वो जमा करानी पड़ेगी और आप इस सिंचाई पद्धति को लगा सकते हैं। जी, तो बहुत देखिए एक बहुत ही न्यूनतम राशि जो है वो आपको देनी होगी अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार की तरफ से एक मदद दी जाती है, आर्थिक मदद, और उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। किस तरीके से करना होगा इस बारे में डॉक्टर मनोज आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर शिवे जानना चाहेंगे आपसे, एक लक्ष्य हमारा जो है किसान की आय को दोगुना करना, क्या जैविक खेती के जरिए इसको हम संभव कर सकते हैं समय से पहले? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैविक खेती किसानों की आय दोगुना करने का एक माध्यम हो सकती है और इसके लिए हम बहुत आशावान हैं, क्योंकि इसमें जो है धीरे धीरे जो हमारी लागत है वो कम होती चली जाती है और जो हमारा बाजार का भाव है वो हमारा अच्छा मिलता चला जाता है। और साथ साथ जो है किसानों को अपने फार्म पे कार्य करने के लिए जो दिन मिलते हैं वो भी ज्यादा मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो पशु भी रखते हैं, क्योंकि उनके लिए जो है पशुओं से जो गोबर की खाद मिलती है उसको रिसाइकिल करके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में उपयोग करते हैं और जो दूध उनका मिलता है उसको जो बाजार में बेच सकते हैं या उसका उत्पाद बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो हमारी जैविक खेती है कहीं ना कहीं जो है इंटीग्रेटेड के साथ में आती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच में यही माना जाता है कि फसल उत्पादन के साथ में
हमको जो है पशुओं को भी रखना है और पोल्ट्री को भी रखना है, और दूसरे जो हमारे आयाम है जैसे बी कीपिंग वगैरह है वो भी रख सकते हैं। तो ये सारे जो उत्पाद मिलेंगे हमको जैविक तरीके से, वो उनको जैविक तरीके से जो हम बेचेंगे बाजार के अंदर ब्रांडिंग करके, उनकी तो लगभग 1.5 गुना कीमत ज्यादा मिलती है। यानी विविधीकरण को अगर हम जैविक खेती के साथ अपनाते हैं तो और ज्यादा लाभ आप कमा सकेंगे, ना सिर्फ दोगुना बल्कि उससे भी ज्यादा जो लाभ है आपको हो सकेगा। फिलहाल डॉक्टर वाई शिवे, आपका बहुत बहुत आभार, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जी शुक्रिया। साथी डॉक्टर मनोज, आपसे भी आखिर में जानना चाहेंगे, जो किसान है महत्वपूर्ण जानकारी आपने उनको दी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? ये ध्यान रखिए कि पानी को बचा के ही आप अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं जी। और पानी को बचाने के लिए आपको उचित और आधुनिक तरीके ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तभी आप पानी को बचाएंगे। चाहे वो हर खेत को पानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से पहुंचाएं, पानी को लगाने के लिए चाहे वो फव्वारा पद्धति इस्तेमाल करें, रेन गन करें, मिनी स्प्रिंकलर करें या टपक सिंचाई करें। जैसे आपकी जिस तरह की आपकी खेती है, चाहे वो जैविक खेती भी आप कर रहे हैं, उसमें भी आप कोशिश करें सिंचाई हम आधुनिक तरीके से ही करेंगे। उससे हम न केवल पानी बचाएंगे, अपनी उत्पादकता बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक दाम पाएंगे बाजार में और आपकी इनकम में बढ़ोतरी। और आपके शब्दों को मैं आगे बढ़ा देता हूं कि तभी हम शायद इस देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सारे जो हमारे किसान हैं वो और जागरूक हों। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब चलिए हम आपको हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे पहले से आप अपने सवाल तैयार कर सकें। कल खासतौर से हम बात करेंगे सीधी धान की जो आपने बिजाई की है उसमें किस तरह का प्रबंधन आप कर सकते हैं इस वक्त, और अगेती सब्जी मटर की खेती कल के विषय ये रहेंगे। इसके अलावा आपका कोई सवाल है या सुझाव है, इसके लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना है हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब आप हेलो किसान को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, फिर ये सारी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से भी ले सकेंगे। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान
देश के मशहूर विशेषज्ञों की। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7